हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, झारखंड एमपी पीसीएससी इत्यादि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जीएस के नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा के पाठ्यक्रम के बारे में, यानी एथिक्स के टॉपिक के बारे में हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा के पाठ्यक्रम के बारे में जानने वाले हैं और ये जो है बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास, तो लोग आप इसके साथ शेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपीएससी ने और यूपीपीसीएस ने यूपीपीएस सहित कई सारे एग्जाम्स में जो है एथिक्स का पेपर ऐड किया गया है। एथिक्स का पेपर ऐड किया गया है और ये एथिक्स का पेपर है, अगर हम बात करें यूपीपीसीएस की तो ये 200 नंबर का पेपर है। और अगर यूपीएससी की यानी आईएएस के एग्जाम की बात करें, जिसे आईएएस का एग्जाम बोलते हो मोटे तौर पर, उसमें ये पेपर 250 नंबर का है। और ये एक ऐसा पेपर है मित्रों जो लीडिंग रोल रखता है, जो लीडिंग अपनी वैल्यू रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि बहुत तेजी से अच्छे नंबर आते हैं और बहुत अच्छी से आपकी समझ विकसित होती है। यूपीएससी ने इसको क्यों रखा, 14-13 में से इंक्लूड करा, और यूपीपीसीएस ने 2018 में जब अपना पैटर्न बदला तो इसे इंक्लूड करा। उसका उद्देश्य एक ही है कि जो प्रशासक हैं उनकी जो अभिवृत्ति है उसमें बदलाव आए, उनकी जो एटीट्यूड है उसमें नीति शास्त्र, नैतिक मूल्य, ये सब जो तत्व हैं वो शामिल होते परिलक्षित हों। इन सभी का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के, प्रशासक के जीवन को प्रभावित करेगा, तब ही वो समाज को बदल पाएगा। तो इसलिए ये पेपर शामिल किया गया। लेकिन इस पेपर की विशेषता यह है कि बहुत ही प्यारा पेपर है, बहुत ही अप्लाइड पेपर है। और उदाहरण के साथ अगर आप लिखते हैं तो इसमें आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें आप 140 तक का स्कोर कर पाते हैं। ठीक, तो इससे क्या है, आपको बहुत मदद मिलती है सिलेक्शन में। अब देखिए, यूपीएससी ने जब ये पेपर जोड़ा तो उसने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी। उसने अपनी रिकमेंडेशंस क्या दी, आइए देखते हैं। उसने अपनी कुछ अनुशंसा दी जिसके बेसिस पर हम इसको समझ पाएंगे। ठीक, उसने कहा कि जो ये पेपर 4 है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का, एप्टीट्यूड का, उसने कहा इस प्रश्न में ऐसे प्रश्न शामिल, इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो आपके सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवार जो हैं उनकी सत्यनिष्ठा की, कितने वो इंटीग्रिटी, उनमें कितने वो ईमानदार हैं, से संबंधित विषयों के प्रति उनके एटीट्यूड को, अभिवृत्ति को, उनके दृष्टिकोण को, ठीक है, उनके अप्रोच को, और समाज के से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे, समझाने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग भेद, महिला पुरुष, इन सब से प्रभावित है तो वो चीज़ें पता चल जाएंगी। और यही सारी चीज़ें प्रशासनिक जो सक्रियता को कमज़ोर कर देती हैं, प्रशासनिक छवि को नकारात्मक रूप प्रदान करती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक उसमें एक ऐसा होना चाहिए, एक एटीट्यूड, सकारात्मक एटीट्यूड हो। जैसे अभी धारा 377 पर, होमोसेक्सुअलिटी पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो व्यक्ति का निजी भाव ऐसा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव बात उसने बोली। लेकिन मान लो प्रशासक हो, आपके जो है, आप एसपी हो, आप डीएसपी हो, और आपके क्षेत्र में ऐसी घटना घटती है, या मान लो लव जिहाद वाली घटना घटती है और आप किसी धर्म विशेष के व्यक्ति हैं और आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वो प्रॉब्लम ये आएगी मित्रों, फिर आप उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ये सारे जो विषय हैं आपके कोर्स में रखे गए हैं ताकि आपकी अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड परिवर्तित हो, आप ऑब्जेक्टिविटी में सोचें और सबके समाज के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए बेहतर तरीके से काम करें। ठीक है, तो कहा गया कि इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले या केस स्टडी भी दे दी जाएगी, को चुन सकता है जो निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करती हो, यानी ऊपर के विषयों से ही जुड़ी हो। तो ये प्रश्न पत्र चाहे पीसीएस में हो चाहे आईएएस में हो, 2 भागों में बटा होता है। 250 नंबर का यूपीएससी में होता है, 200 नंबर का पीसीएस में, यूपीपीसीएस में है। ठीक, तो ये पहले सेगमेंट में क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे सेगमेंट में जो है केस स्टडी होती हैं। केस स्टडी इस तरह से होती हैं, जैसे ऐसे कोई केस स्टडी दे दी गई कि आप एक ईमानदार प्रशासक हैं, आप एक ईमानदार प्रशासक हैं और आपके क्षेत्र में जो है छवि आपकी बहुत अच्छी है और पूरे प्रशासन में आपकी छवि बहुत अच्छी है, परंतु हाल फिलहाल में देखा गया, पाया गया कि जो है
समाज में कुछ अराजक तत्व बहुत तेजी के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी दौरान आपके घर में एक आपदा आ गई। वो आपदा ये आ गई कि आपके बेटे को कैंसर हो गया। आपके पास इतना धन नहीं है कि आप उसका इलाज करा पाएँ, और आपकी सेवा के अंतर्गत भी उसका इलाज उस तरह से अच्छा नहीं हो सकता। आपकी पत्नी, आपका परिवार बहुत इसे आहत है। आपके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं, आपने बहुत ही गरीबी से जूझ कर पढ़ाई लिखाई करके आईएएस की नौकरी पाई है। आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा ईमानदार होने की वजह से प्रशासन के लोग भी आपसे थोड़ा सा नाराज रहते हैं। अब आपके पास आप एक जो है एक अधिकारी आता है, एक जो आपको समझाता है कि व्यवहारिक रहो। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपकी पत्नी भी ये समझाने की कोशिश करती है कि इतनी ईमानदारी से क्या होगा, जीवन बच्चे का चला जाएगा। और उसी दौरान एक ठेकेदार आता है जो आपको कुछ जो है प्रोत्साहन करने के लिए कुछ पैसा देने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके बदले में उसको कुछ लाभ चाहिए। और आपकी पत्नी इस बात को स्वीकार करने के लिए आप पर दबाव बनाती है। आप इस परिस्थिति में क्या जो है अपने नैतिक भाव है उससे समझौता करेंगे? क्या अपने बच्चे को बचाएंगे? क्या आप उससे पैसा ले लेंगे, या आप क्या विकल्प अपनाएंगे? इस तरीके के प्रश्न एथिक्स में आते हैं। और इसमें बेटा ये नहीं होता, चूज करने का नहीं होता है। इसमें आपको सामने 2-3 स्थितियां दे दी जाएंगी। उन 2-3 स्थितियों को आपको क्लियर करना पड़ेगा, और जिस सर्वश्रेष्ठ स्थिति पर आप जाओगे, कन्विंसिंग करोगे, उसको आपको सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है। तो मैं केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाएगी ये भी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो आइए कोर्स पर आते हैं। कोर्स में क्या है, यूनिट नंबर 1 है, ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 है। इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध। इस यूनिट में क्या है, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, ठीक। इसका क्या मतलब है, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध का क्या मतलब है कि जो है नीति शास्त्र का ह्यूमन से क्या रिलेशन, भाई सब कुछ तो मनुष्य के पास है। नैतिक कौन होगा, मनुष्य होगा, प्रशासक होगा, राजनेता होगा। तो इसमें कहा गया कि मानवीय क्रियाओं में, मानवीय जो क्रियाकलाप हैं उसमें नीति शास्त्र का सार तत्व, जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उसमें नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और इसके परिणाम, ठीक, उसके डिटर्मिनेंट्स को आपको पढ़ना और समझना है, ये इसमें है। फिर कहा गया नीति शास्त्र के आयाम क्या हैं, डायमेंशन क्या है नीति शास्त्र के। फिर इसमें बोला गया निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र का क्या मतलब है, मानवीय मूल्य का क्या मतलब है, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी ही मैं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। और ये सिलेबस एक्सप्लेन भी अभी मैं करूंगा। फिर कहा गया महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा कैसी मिलती है, जैसे गांधी जी, नेल्सन मंडेला, शिंजो अबे, ठीक है, और अब्राहम लिंकन, ऐसे बड़े बड़े नेताओं का, ठीक है, आपको कोट करना है, ठीक है। फिर मूल्य क्या है, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, यानी कि आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, अच्छे इंसान बनने में समाज क्या भूमिका निभाएगा, परिवार क्या भूमिका निभाएगा, और शैक्षणिक संस्थाएं क्या भूमिका अदा कर सकती हैं, क्या भूमिका निभा सकती हैं, ठीक। तो ये पहली यूनिट है। सेकेंड यूनिट है मित्रों यूनिट 2, ठीक है, ये यूनिट 2। अब यूनिट 2 में क्या कहा गया, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, अभिवृत्ति, ठीक है। अभिवृत्ति के बारे में कहा गया कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। जैसे वो अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, वो आप लोग वीडियो आएगा, आप लोग समझिएगा, तो अभिवृत्ति को आप समझोगे। अभिवृत्ति की संरचना कैसे बनती है, जब आपका जन्म होता है, जिस परिवार पड़ोस जो है परिवेश में आपका जन्म होगा, वैसी ही सोच बनेगी, वैसे ही आप इंसान बनोगे, ठीक है। अगर फिर तो ये चीज है। फिर विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध। अब देखिए विचार और आचरण, ठीक है, जैसे मान लो आप रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुए या आपकी सोच रूढ़िवादी प्रकृति की है, तो आपके विचारों में खुलापन नहीं होगा। आपको लगेगा लड़कियां जींस नहीं पहननी चाहिए, मोबाइल नहीं रखनी चाहिए, हाँ ज़्यादा उनको पढ़ाने लिखाना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके विचारों में खुलापन है तो इसके ठीक उल्टा आप सोचोगे, ठीक है, ये चीज़ है। फिर नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, मोरल एंड पॉलिटिकल जो है एप्टीट्यूड, ये आप पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे कि सामाजिक प्रभाव क्या होता है, सोशल परसुएशन क्या होता है, सामाजिक धारणा कैसे बनती है। जैसे आपको बोला गया समाज में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, सामाजिक प्रभाव हैं। फिर धारणा,
परसुएशन, धारणा, आपके बारे में कैसी धारणा है, आप लोगों के बारे में कैसी धारणा रखते हो। फिर यूनिट नंबर 3 पर आते हैं। यूनिट 3 पर आते हैं। ठीक, यूनिट 3 में कहा गया सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य। ठीक, ये आपके कोर्स में आ गया। इसमें क्या क्या है, सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, भेदभाव रहित और गैर तरफदारी, यानी कि आप कि सबके प्रति अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो, इंटीग्रिटी हो, नैतिकता हो, और किसी भी पक्ष विपक्ष के प्रति आपके कोई पूर्वाग्रह से आप ग्रसित ना हो। ठीक है, निष्पक्ष रहें, ऑब्जेक्टिव रहें, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव रहे। जो पब्लिक सर्विस है, सार्वजनिक सेवा है, उसके प्रति आपके मन में समर्पण हो, आप डेडिकेशन हो। ये नहीं कि यार आप नौकरी करने गए और कुछ समय के बाद आपने देखा कि यार लोग जो है सभी तो नेता भ्रष्ट हैं, सभी तो प्रशासक भ्रष्ट हैं, मैं ईमानदारी रखकर क्या उखाड़ लूंगा। तो आपका जो है, जो आपने इतने दिन से तैयारी करी और ये कोशिश करी मैं अपने जिले, देश, राज्य, समाज में कुछ बदलाव लाऊंगा, वो जो है एप्टीट्यूड है वो आपका कैसा हो गया, जैसे सब हैं वैसा मैं क्यों ना रहूं। ठीक, इस तरीके से। फिर तो ये जब, फिर अगला है समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, जैसे वृद्ध हो गए, विधवाएं हो गई, बच्चे हो गए, दलित हो गए, समाज का सुभेद वर्ग हो गया, वंचित वर्ग हो गया, वो उन सबके प्रति। सहिष्णुता क्या होती है और संवेदनशीलता क्या होती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। टॉलरेंस यानी कि मेरे विचार और आपके विचार। मैं मान लो हिंदू हूं, मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं, मैं खुश हूं अपने विचार व्यक्त करके। आप मुस्लिम हैं या कोई दूसरे धर्म के हैं, आप अपने धर्म की भी एक्सरसाइज करते हैं, अपने धर्म को अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा धर्म अच्छा है, दूसरे सभी धर्म बुरे हैं, तो मैं टॉलरेंस की बात नहीं करता, मैं कट्टरता की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मेरा धर्म अच्छा है लेकिन दूसरे धर्म भी ठीक हैं, तो वो वहां पर हम सहिष्णुता की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। फिर यूनिट नंबर 4 आ गई। यूनिट 4 आ गई। इसमें क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, भावनात्मक समझ होती क्या है, आइए इसको समझेंगे। देखिए, भावनात्मक समझ का मतलब होता है मित्र, जैसे आपको बताया गया कि आपका दोस्त सिगरेट पी रहा था और आपने उसी समय तय किया कि उससे दोस्ती खत्म कर लूंगा, दोस्ती खत्म, बेकार आदमी है, दोस्ती खत्म। ठीक, तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि आप अपने दोस्त को एक लंबे समय से जान रहे हो। किसी के बता देने से हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो, तो वो चीज़ तय नहीं होती, बल्कि कैसे तय होती है कि आप उसको खुद जांच लो। अगर आपकी अच्छी दोस्त है तो आप उससे पूछ लो अपने तरीके से, आपका अच्छा दोस्त है तो वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा। ठीक, या झूठ बोल भी रहा है तो आप उसको जांच पर रख लो एक दो मैटर में। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में तार्किक होकर सोचना, ऑब्जेक्टिव होकर सोचना, सिर्फ निगेटिव तौर पर भावनात्मक होकर या पॉजिटिव तौर पर भावनात्मक होकर सोचना नहीं, बल्कि किसी घटना के सभी पहलुओं के बारे में समझ रखना, डेट वो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा, ये किसी प्रशासक के लिए सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ा उसका गहना यही है। धारणाएं, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं वो समझेंगे। प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनका अनुप्रयोग और प्रयोग। ठीक है, कैसे आप उस जो है इमोशनल इंटेलिजेंस होकर बेहतर तरीके से निर्णय सुना सकते हैं, बेहतर तरीके से, चाहे जज हो, चाहे एक प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे एक ब्यूरोक्रेट हो, चाहे किसी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब में ये जो तत्व है, इसके हुए बिना वो बड़े पद पर वो पहुंच नहीं सकता। इस तत्व की बहुत बड़ी आवश्यकता है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, इसके बिना वो बड़े पद को धारण नहीं कर सकता। वो एक राजनेता में तत्व बहुत बड़े होते हैं। फिर 5वीं यूनिट नंबर 5 आ गई। यूनिट नंबर 5 में है, देखिए बहुत प्यारी यूनिट है, भारत और विश्व के नैतिक और दार्शनिकों का योगदान, फिलोसफर्स का योगदान, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, थोरो, टॉलस्टॉय, हीगल, कार्ल मार्क्स, ऐसे तमाम चिंतकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 6,
यूनिट 6 आ गई। यूनिट 6 लंबी है। यूनिट 6 इसमें है लोक प्रशासन में जो है लोक सिविल सेवकों के जो है मूल्य हैं, उनके नीति शास्त्र हैं, उनकी स्थिति और उनकी समस्याएं। ठीक है, इसमें है जो सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं। सरकारी और निजी संस्थानों में यानी कि अगर कोई, जैसे मान लो निजी चिंता क्या है, जैसे मान लो आप एक इंजीनियर हो और एक बिल्डिंग बन रही है या एक ब्रिज बन रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और आप चाहते हो कि यार ये भ्रष्टाचार नहीं हो, सब चीज़ें ठीक ठीक चलें, तो आप कैसे काम करोगे? आप उससे अपने पैर खींचोगे। लेकिन आप देख रहे हो कि राजनेता से लेकर हर कोई लगा हुआ है, तो आपकी जो है निजी चिंता आएगी कि यार पुल में इतनी खराब क्वालिटी यूज हो रही है मटेरियल में, पुल तो गिरकर टूटेगा ही टूटेगा, इस तरीके की चीज़। दूसरी है नैतिक चिंता आएगी। निजी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में इस तरह नैतिक चिंता आएगी। ठीक, और दुविधा की स्थिति, कई बार आप निर्णय लेते वक्त पॉजिटिव निगेटिव, सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, इस मामले में आप डिलेमा में रहते हो, तो वो एक स्थिति बन सकती है। ठीक, फिर कहा गया नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम और विनियम। ठीक है, और अंतरात्मा और उत्तरदायित्व। ठीक, मान लो एक कोई आपके सामने स्थिति आती है जहां आपको दोनों चीजों में चुनना हो, तो आपके सामने नियम कायदे कानून सबसे बड़े हैं, संविधान सबसे बड़ा है, उसी को आप फॉलो करोगे, यानी नियम विधि विनियम। अंतरात्मा, कि मेरी अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वो क्या गवाही दे रही है कि मैं इस परिस्थिति में मैं झुक जाऊं क्या, मैं बिक जाऊं क्या, मैं कुछ आर्थिक लाभों के लिए अपने आप को परिवर्तित कर दूं क्या, तो इन सब चीजों से आप वहां पर बचोगे। ठीक है, फिर नैतिक शासन, वहां वो मार्गदर्शक की तरह काम करेंगे। ठीक हो, नैतिक शासन, नैतिक व्यवस्था में नीतिपरकता, नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था। ठीक है, ये सब आपके कोर्स में है। अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की बात आ गई, वहां नैतिकता कैसे है? जैसे मैं इस समय रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है क्या दिखा रहा है दोस्तों? यही तो दिखा रहा है ना कि दो देश हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों की जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, उनके घर परिवार के साथ क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं देख रहे, अपने हितों के हिसाब से किसी न एक किसी खेमे में बटे हुए हैं। क्या वो उनकी जिंदगी के लिए अच्छा है? क्या वो उनकी इस अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का ये बोध कराता है क्या? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 इस बात का बोध कराता है, हमारे नैतिक मूल्य इस बात का बोध कराते हैं, उस पर हमें फोकस करना है। ठीक, फिर यूनिट नंबर 7 आ जाती है। यूनिट 7, इसमें क्या कहा गया? शासन व्यवस्था में ईमानदारी। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा कि क्या कंसेप्ट है, सिविल सेवा का क्या मतलब होता है, ये सब इसमें समझोगे, क्वेश्चन आ चुका है। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है उसको समझोगे कि फिलॉसफिकल एंगल इसके पीछे क्या काम करता है, एक नौकरशाही का उद्देश्य क्या है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है, पारदर्शिता, सूचना के अधिकार जिसे आरटीआई बोलते हो, नीतिपरक आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट, यानी एक सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ आप जब जॉब में जाओगे तो आपको करना है। आचरण संहिता यानी कि उसका बिहेवियरल पैटर्न, वो कोई शराब पीकर या किसी भी ऐसी कुप्रवृत्ति को तो नहीं अंजाम दे रहा है, वो सब चीजों पर बैन है। ठीक है, फिर नागरिक घोषणा पत्र आया, सिटीजन चार्टर आया कि नागरिकों के क्या दायित्व हैं। फिर कार्य संस्कृति यानी एक ऑफिस का वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, एक प्राइवेट ऑफिस का, एक सरकारी ऑफिस का वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। फिर सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, जो आप कैसे बेहतर डिलीवरी कर सकते हो, कैसे बहुत अच्छी डिलीवरी कर सकते हो। आप पिज्ज़ा खरीदने जाइए, कितने प्यार से बोलते हैं, आप किसी शॉप पर जाइए, प्राइवेट शॉप पर, तो क्या वो इस वजह से बोलते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि आप उनके कस्टमर हो, आप उनको फायदा कराओगे, और अगर वो ऐंठ कर आप बोलो तो नहीं जाएंगे। उसी तरह एक सिविल सेवक को भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए। ठीक है, और लोक निधि का उपयोग यानी जो पब्लिक फंड है उसका प्रयोग किसी भी भ्रष्टाचार के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि जो पैसा जिस काम के लिए आए उसको वहां पर यूज किया जाए, तो इससे प्रशासन की जो सार्थकता है वो सुनिश्चित हो सकती है। और लास्ट में 8वीं यूनिट है, यूनिट 8 है दोस्तों, यूनिट 8 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया उपरोक्त विषयों पर केस स्टडी पूछेंगे। केस स्टडी वही जो मैंने आपको अभी एक सुनाई थी, एक दूसरी सुनाता हूं। जैसे आप एक प्रशासक हैं और प्रशासन के तौर पर आप एक ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो एक दुर्दांत अपराधी का क्षेत्र है, बाहुबली का क्षेत्र है, और आप
की छवि एक बेहतर जो है अपराधी जो है एक बेहतर प्रशासक की छवि है। आप पर निरंतर वो दबाव बनाता है कि अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करोगे तो आप मार दिए जाओगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, विधायक उसका जानने वाला है, सांसद उसका जानने वाला है, सरकार में उसका दबदबा ठीक ठाक है। तो आप कैसे, और आपकी जो आप अपने जो है नैतिक मूल्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहें। जहाँ जहाँ आपने काम करा है कोशिश करी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करी है। ऐसे बहुत से अधिकारियों को आपने देखा है। लेकिन इस बार आप अपने परिवार को भी वहाँ लेकर गए हैं। वो आपके अपने परिवार का भी भय आपको कराता है, आपको कोशिश आपके घर परिवार के बारे में भी जानता है कि अगर छोड़ दूंगा तो मार डाल जो है, अगर मैं इसको साथ जो है सख्ती बरतूंगा तो ये हो सकता है हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसी स्थिति में नैतिक मूल्यों से जुड़ा कोई केस स्टडी आपको दे सकता है या किसी भी तरीके से जो है केस स्टडी आपको दे सकता है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि आखिर जो यूनिट्स हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एथिक्स, कि नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र क्या है सबसे पहले ये चीज़। फिर डायमेंशन ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के आयाम क्या क्या हैं। फिर इसेंस ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र का भाव क्या है। फिर अप्रोच ऑफ इथिकल स्टडी ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव एंड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र का बेसिकली क्या मतलब होता है। क्या जो भारतीय मूल्य हैं वह वासुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पश्चिमी मूल्य क्या एगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, अपने निजी हितों की बात करते हैं। तो इस तरीके से कंसेप्ट समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ एथिक्स, यानी कि मोरालिटी क्या होता है, वैल्यू क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, नैतिकता क्या होता है, सदाचार क्या होता है। एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को समझेंगे कि क्या होती है। एथिक्स इन इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन में फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, ठीक है, स्वतंत्रता और नियमबद्धता, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आया ड्यूटीज एंड राइट्स, ठीक है, आपके अधिकार और आपके उत्तरदायित्व। फिर वर्चू, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, मानव जीवन में एथिक्स से जो है नैतिकता है उसके समक्ष चुनौतियां, कंसर्न, ठीक है। वैल्यू एंड एथिक्स इन गवर्नमेंट, प्रशासन में मूल्य और नैतिकता, ये चीज आई। फिर जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं वो उनको हमेशा नैतिक रहना चाहिए, जो कानून को लागू करने वाले उनको रहना चाहिए, और जो कानून की जांच करने वाले हैं जुडिशरी है उनको भी हमेशा दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ है। फिर एक कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन वैल्यूज एजुकेशन, कि परिवार ही व्यक्ति को मूल्यवान बनाता है, वो सही जो है नॉलेज, सही शिक्षा देने का काम करता है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी इन कल्केटिंग वैल्यू, कि सही जो है परिवार या समाज कैसे जो है नैतिक मूल्यों को लागू करने में, उनको सिखाने में मदद करता है। फिर रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कल्केटिंग वैल्यू, कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो कैसे मूल्य को प्रभावी बनाने में, लागू करने में हमारी और समाज की मदद करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सीखोगे। फिर आगे सीखोगे ह्यूमन वैल्यू एंड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? एक समाजीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, जो हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, डेट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन है, ये सोशल वैल्यूज को सिखाती है। फिर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज, ठीक है, आपके निजी जो है निजी इंडिविजुअल तौर पर आपके जो व्यक्तित्व है उसके साथ मूल्य कैसे जुड़े हैं। वैल्यू एंड स्किल, मूल्य और दक्षता की बात समझाता है। फिर फंडामेंटल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, आधारभूत और व्यवहारिक सैद्धांतिक मूल्य, ये आप यहाँ पर सीखोगे। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, एक प्रशासक को कैसे, एक प्रधानमंत्री को कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक सांसद को, एक विधायक को कैसे रहना चाहिए। रोल ऑफ एथिकल वैल्यू इन गवर्नेंस एंड सोसाइटी, कि एक प्रशासक को कैसे जो है समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार करना चाहिए, कैसे उसे बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। फिर अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा में नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है, क्या उनका महत्व है। फिर है एस्थेटिक्स वैल्यू इन वर्क लाइफ इन प्रोफेशनल एथिक्स, कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ आप पूरे ईमानदारी के साथ काम करो, उसके साथ किसी प्रकार की चोरी चमारी भेदभाव को जो है अंजाम ना दो, ये इसको व्यक्त करता है, ठीक। फिर आगे बात करेंगे एप्टीट्यूड की, मनोवृत्ति की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है होता है वो समझेंगे, इसेंशियल एप्टीट्यूड क्या होता है, आधारभूत एप्टीट्यूड क्या होता है वो समझेंगे। फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, कि जो है सिविल सेवा के लिए आधारभूत जो है एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए वो बात करेंगे, ठीक। ड्यूटीज एंड राइट्स की बात करेंगे, वर्चू की बात करेंगे।
कॉन्सिक्वेंसेज ह्यूमन एक्शन की बात करेंगे, ठीक है, ये कर चुके हैं। ठीक है, आगे आता है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड की। एटीट्यूड के घटक क्या क्या है? तो पहला है अफेक्टिव कंपोनेंट, दूसरा है कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है, अफेक्टिव कंपोनेंट और कॉग्निटिव मनोवैज्ञानिक, और तीसरा है व्यवहारिक एप्टीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड, फिर है फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, फिर जैसे एडजस्टिव फंक्शन, दूसरा ईगो डिफेंसिव फंक्शन, तीसरा वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, ठीक है, फिर चौथा है नॉलेज फंक्शंस। ये चीज़ें समझेंगे। फिर एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है उसको समझेंगे। ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ इस दौरान, वो बता रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। फिर इंटरवीन फैक्टर, ठीक, हस्तक्षेपकारी कारक क्या हैं, इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स क्या है, वैल्यूज कैसे काम करते हैं। फिर अगला है ग्रुप इन्फ्लुएंस, ठीक है, समूह कैसे प्रभावित करता है, एटीट्यूड को कैसे प्रभावित करता है, समाज कैसे प्रभावित करता है, परसुएशन धारणाएं, परसुएशन टैक्टिक्स कैसे प्रभावित करती हैं, ठीक है, कि जो है ये सब चीज़ें कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक, आगे बात करेंगे, ये सब चीज़ें हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। थ्योरीज एंड एसोसिएटेड विद फंक्शनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत। कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी डेवलप्ड, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित किया जा सकता है, क्या ये जो है जन्मजात होते हैं या इनको विकसित किया जाता है, इस बात को बताऊंगा। फिर कंपोनेंट ऑफ इमोशनल जो है इमोशनल कंपटीशंस, जो है कंपटीशंस, ठीक है, इसको समझेंगे। इसमें है द सेल्फ अवेयरनेस क्लस्टर, कि स्वयं जागरूकता के माध्यम से, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग एंड एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से समझेंगे। दूसरा है द सेल्फ मैनेजमेंट क्लस्टर के माध्यम से, जिसमें मैनेजिंग इंटरनल स्टेट, इम्पल्सेस एंड रिसोर्सेज के माध्यम से समझेंगे। फिर तीसरा है सोशल अवेयरनेस क्लस्टर के माध्यम से समझेंगे। फिर रीडिंग पीपल एंड ग्रुप, जो है एक्यूरेटली के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के माध्यम से समझेंगे। फिर इंक्लूडिंग डिजायरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन अदर्स के बारे में समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस क्या होता है समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन सिविल सोसाइटी, ये क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। फिर आ गया इथिकल कंसर्न इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इथिकल कंसर्न। इथिकल कंसर्न का मतलब है नैतिक चुनौतियां या नैतिक जो है दुविधा या नैतिक समस्या या नैतिक जो है चिंता, ठीक है। तो ये इथिकल कंसर्न इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी निजी संस्थानों में नैतिक चुनौती क्या है। जैसे मान लो आप एक वैज्ञानिक हैं और आपको लगता है कि ब्रेवरेज कंपनी में कोई सॉफ्ट ड्रिंक कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ डाल दी जाएगी तो वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, लेकिन वो हेल्पफुल हार्मफुल बहुत ज़्यादा है। अगर वो हार्मफुल बहुत ज़्यादा और आपको लगता है कि यार इससे लोग मरने शुरू हो जाएंगे, किडनी उनकी जल्दी खराब होने लग जाएंगी, आपके सामने चुनौती आती है, आप सो नहीं पाते हो, यार मैं नौकरी छोड़ दूं कि मैं रहूं। उसी तरह के कोई राजनेता, उसे लगता है कि बिना यार पैसा कमाए इधर उधर का तो राजनीति चल ही नहीं सकती, और बड़ी नैतिकता से बदलाव करने की आया था, तो वो इस चुनौती में आ जाएगा। तो यहाँ चीज़ है। फिर इथिकल डिलेमा, नैतिक दुविधा, वही चीज़ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, कहीं भी बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, और नौकरी कर रहा हूं तो मैं अपने आप से नहीं समझौता कर पा रहा हूं। तो ये सब चीज़ें, कानून, नियम, रेगुलेशंस एज ए सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस, ये चीज़ें हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस, कि नैतिक जो है प्रशासन है उसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे काम कर सकती है, जवाबदेहिता कैसे काम कर सकती है। स्ट्रेंथनिंग इन एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, कि कैसे जो है उनको मजबूत किया जाए। मोरल जजमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, कि जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम कैसे निर्णय लें जो अंतर्राष्ट्रीय मानवता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हों, ये चीज़ आ गई। फिर एथिकल रिलेशंस इन फंडिंग, कि किसी भी प्रकार का हम अपने देश में या अपने कोई संस्था ऐसा फंड ना ले जो हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करती हो। मोरल पर्सन्स इन पॉलिटिकल रियलिज्म, राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए भी हमें नैतिकता बरकरार रखनी चाहिए, उस पर पूरा पढ़ेंगे। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस इन कंसेप्ट ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिज्ञों के नैतिक उत्तरदायित्व तो कैसे होने चाहिए। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 2 खेमों में दुनिया बटी है, शीत युद्ध था, 2 खेमों में दुनिया बटी थी। रूस और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, 2 खेमों में दुनिया बटी है। ब्राज़ील आपका जो है फिलीपींस
के बीच में जो है फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद है, 2 खेमों में दुनिया बटी है, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, फिर इथिक्स इन वर्क्स, वर्किंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IMF WTO में पश्चिमी देशों का दबदबा है, क्या वो सही है क्या, उनके बारे में बात करेंगे। क्या UN में सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए क्या, वो सब चीज़ें यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, व्हाट इज कोऑपरेटिव जो कारपोरेट गवर्नेंस, ठीक है, उसको समझेंगे। मार्केट एंड कैपिटलिज्म, पूंजीवाद किस तरह से बर्बाद करा है उसको समझेंगे। मॉडल ऑफ कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 2% सामाजिक कल्याण के लिए दिया जाता है उसको समझेंगे। स्टेप टेकन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसने क्या स्टेप्स लिए वो समझेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके यहाँ पर मेल करती हैं। ठीक, अब बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक, लोक सेवा का सिद्धांत क्या है, पब्लिक सर्विस ठीक का सिद्धांत क्या है, इसका फिलोसफिकल बेसिस क्या है, दार्शनिक आधार क्या है, गवर्नेंस और प्रोबेबिलिटी का आधार क्या है वो समझेंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कैसे सूचना का साझाकरण का सिद्धांत समझेंगे। ठीक, ये सारी चीजें यहां पर आकर काम करती हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंसी और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी से जो अप्लाइड क्वेश्चन बनाता है, जहां आपको ज्यादा नंबर मिलता है, जहां आपको ज्यादा मिलता है। RTI किस में क्या क्या भी चुनौतियां फ्लॉज हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसको समझेंगे। विजिलेंस सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर शेयरिंग ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, इनफॉर्मल शेयरिंग। इंपैक्ट ऑफ कोड ऑफ इथिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोड ऑफ इथिक्स इन प्रोफेशंस की जो है, प्रोफेशंस जो व्यवसाय हैं, जो ऑक्यूपेशनल चीज़ें हैं, उनमें कैसे कोड ऑफ कंडक्ट को यूज किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट इन मिनिस्टर्स कि जो है मंत्रियों के क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, वो क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लेजिस्लेचर कैसा कानून बना सकते हैं, सिविल सेवक कैसे काम कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल होंगी। फिर अब हम लोग बात करेंगे थिंकर्स के, जो एक यूनिट आई थी जिसमें इंडियन और फॉरेन थिंकर्स थे। तो कौन कौन से हम लोग थिंकर पढ़ेंगे, आइए उनको देखते हैं। कौन कौन से थिंकर पढ़ेंगे मित्रों, उनको देखते हैं। महात्मा गांधी जी, डॉक्टर S राधाकृष्णन जी जो पहले उप राष्ट्रपति थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, महादेव गोविंद रानाडे, श्री अरबिंदो, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, बुद्धा भीमराव अंबेडकर, है ना, तो ये सब समझेंगे। राजा राम मोहन राय, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज, मदर टेरेसा, ठीक है, अमिताभ चौधरी, अरुणा रॉय, TN शेषन, ठीक है, ये सब लोग जो है सुकरात वगैरह इसमें पढ़ेंगे। फिर आगे है वर्ल्ड थिंकर कौन कौन से, ठीक है, वर्ल्ड के थिंकर कौन कौन से उनको समझेंगे। तो जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, सुकरात हो गया, जेरेमी बेंथम हो गया, जेम्स मिल हो गया, थॉमस हॉब्स हो गया, ठीक है, इमैनुअल कांट हो गया, जॉन रॉल्स हो गया, ठीक, रूसो हो गया, गिलियंस हो गए, ठीक है, जॉन पॉल सार्त्र हो गए, जॉर्ज विलियम हो गए, इमैनुअल कांट हो गए, है ना, तो ये फ्रेडरिक हीगल हो गए, कन्फ्यूशियस हो गए, रेनल डेकार्ट हो गए, है ना, फिर के कार्ल मार्क्स हो गए, एडम स्मिथ हो गए, थॉमस एक्विनास हो गए, है ना, फिर डेविड ह्यूम हो गए, और ये डेमोक्रेटियस हो गए, और गैलीलियो हो गए। ये सारे लोग आप इसमें पढ़ोगे। ठीक, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मदर टेरेसा हो गए, JL नेहरू हो गए, ठीक है, लिकोन हो गए, ठीक है, हेनरी फोर्ड हो गए, जो फोर्ड आप कार देखते हो, इसने सबसे पहले ये कस्टमर सेवा की शुरुआत करी थी। अब्दुल कलाम हो गए, मोहम्मद यूनिस हो गए, वंगई मथाई जो है जापान में बहुत जो बेसिकली पद्धति के लिए जाने जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, वंगई मथाई, ठीक है, उनको आप करोगे। कोफी अन्नान को करोगे। ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स को आप यहाँ पढ़ोगे। ठीक, अब जैसे कुछ कंटेम्परेरी इशू हैं जो काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में बात करोगे कि जो उन पे आपकी नैतिक जो दुविधा है, जो परेशानी है, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे एक नैतिक निर्णय लिया जा सकता है ऑब्जेक्टिविटी के साथ। जैसे एबॉर्शन के विषय, कि एबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितनी प्रेगनेंसी तक एबॉर्शन होना चाहिए, किसी बच्चे की जान देना सही कि नहीं, वो सब चीज़ें। इथिकल जो है, अनएथिकल है, ये नैतिक है कि गलत है। एनिमल्स एथिकल है या नैतिक है। जैसे चूहे को जो है तमाम प्रयोगों के लिए मार दिया जाता है, कई जीवों की हत्या की जाती है ना। बिजनेस एथिक्स कैसा रहना चाहिए, ठीक है, क्या सिर्फ पैसा कमा लेने सब कुछ हो जाएगा। चाइल्ड लेबर को जो है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, वो अनएथिकल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एथिकल इशू इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग
ठीक, द वेनाइल एंड एडल्ट, ठीक, जुवेनाइल जो है एडल्ट कि जो बाल अपराध है उसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। इथिकल इशू इन द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक जिस तरीके से मनुष्य की जिंदगी को एक तरीके से उसके क्रोमोसोम्स को, उसके डीएनए को इम्पैक्ट करे, वो क्या सही कि गलत है। वृद्धों की जो चुनौतियां हैं आज के समाज के हिसाब से उनको कैसे डील करें। एथिक्स इन स्पोर्ट्स जहां पर बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद और जो है ग्रुपबाजी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, वो सही है कि गलत। एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी जिंदगी जो है भागीदारी के में किस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाता है, वो सब चीज़ें। एथिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक सेक्शंस, आर्थिक क्षेत्र में क्या कितना नैतिकता है। यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ बर्निंग इशू हैं। फूड एडल्ट्रेशन एंड एथिक्स, ये चीज़ें हैं। बैनिंग द होमोसेक्सुअलिटी, ठीक, समान लिंग के लोग के साथ जो मुद्दा है। ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए जो हत्या हो जाती है अगर इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, वो चीज़ आ गई। इशूज इन लेजिस्लेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जो है प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, जो वैश्यावृत्ति है वो सही है कि गलत है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस पर जो है बात होती है। मैरिटल रेप, मैरिटल रेप पर बात होती है कि अगर आपकी अपनी पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो रेप है कि नहीं है। मीडिया एथिक्स कि मीडिया को किस तरीके से सिर्फ एकांगी प्रचार नहीं करना चाहिए बल्कि उसे ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, ये चीज़ है। सरोगेसी, किराए की कोख होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसमें कई सारे इशूज़ आते हैं। टोबैको स्मोकिंग से रिलेटेड इथिक्स है, ठीक है, कि जो है इस तरीके के मादक द्रव्यों का सेवन करना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके जीएस एथिक्स पेपर 4 में है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ हम समझेंगे। जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपने समझ लिया कि इसमें 8 यूनिट है। इसकी पढ़ाई हमें किस तरह से करनी है, 3 फॉर्मेट पे इसकी पढ़ाई करनी है। कॉन्सेप्ट समझना है, दूसरे में अप्लाई करना है, अप्लाइड फॉर्मेट में पढ़ना है यानी कि एग्जाम्पल के साथ उसे लिखना है, एग्जाम्पल के साथ लिखना। तीसरा है केस स्टडीज जो हैं, केस स्टडी जो आधा पेपर 125 नंबर का आता है, आधा पेपर जो है थ्योरी का होता है और आधा केस स्टडी का लगभग होता है। तो केस स्टडी में हमें कैसे व्यवहारिक प्लस आदर्श के साथ या कह सकते हो देश काल वातावरण और परिस्थिति के साथ जो निर्णय लिए जाने चाहिए वो निर्णय कैसे हम ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके इस पेपर के लिए रामबाण है। जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं इन तीनों चीज़ों को आपको फॉलो करना है और क्लास स्टार्ट है, आप लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसे आप नोट कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी बेहतर ढंग से आपकी तैयारी जिससे हो सके दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।